विद्यार्थियों नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश के कॉलेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए उनका प्रथम वर्ष का पेपर का सॉल्यूशन। पेपर का नाम है एबिलिटी इनहेंसमेंट कोर्स हिंदी लैंग्वेज क्षमता संवर्धन पाठ्यक्रम हिंदी भाषा। पेपर का जो नाम है वो हिंदी भाषा और संस्कृति यानी हिंदी लैंग्वेज एंड कल्चर। विद्यार्थियों ये पेपर हम जो डिस्कस कर रहे हैं दिनांक 5 मई 2026 को राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश के अंतर्गत आने वाले कॉलेजों में हुआ है। विद्यार्थियों यह पेपर राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय छिंदवाड़ा के साथ साथ मध्य प्रदेश में प्रथम वर्ष में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए भी पेपर महत्वपूर्ण साबित होगा। विद्यार्थियों ये पेपर मध्य प्रदेश के कॉलेजों के छात्रों के लिए प्रथम वर्ष में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए स्पेशली डिजाइन किया गया है। तो इसमें हम प्रश्न भी देखेंगे, उनके सॉल्यूशन को भी डिस्कस करेंगे। पेपर अभी हमने बात करी ऊपर एबिलिटी इनहेंसमेंट कोर्स का पेपर है, हिंदी भाषा का पेपर है, हिंदी लैंग्वेज एंड कल्चर का पेपर है। 5 मई को पेपर हुआ, राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय छिंदवाड़ा का पेपर है। विद्यार्थियों यहाँ पर हम देख लेते हैं कि पेपर में क्या क्या पूछा गया था। तो इस पेपर की बात करें तो 100 मार्क्स का पेपर था। खंड ए में देखें तो यहाँ पर पहला प्रश्न था भारतीय ज्ञान परंपरा में गुरु शिष्य परंपरा को महत्व को समझाइए। टोटल आपको कितने प्रश्न करना थे यहाँ पर, तो कुल मिलाकर आपको 3 प्रश्नों के उत्तर देना थे और प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का था। दूसरा प्रश्न पूछा गया कवि ने मातृभूमि कविता के प्रति किस प्रकार की कृतज्ञता व्यक्त की है, समझाइए। तीसरा प्रश्न पूछा राम कथा किन किन भाषाओं में लिखी गई है, समझाइए। चौथा प्रश्न पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण से समझाइए। उसके बाद में अगला खंड जो आया खंड ब, उसमें लघु उत्तरी प्रश्न पूछे गए। इसमें दिया हुआ है किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लिखिए और प्रत्येक प्रश्न के उत्तर 250 शब्दों में दीजिए और प्रत्येक प्रश्न के जो अंक रहेंगे वो 13 रहेंगे। तो पहला प्रश्न है भारतीय ज्ञान परंपरा का वैश्विक महत्व बताइए। उसके अथवा में पूछा भारत वंदना कविता के प्रमुख भाव एवं विशेषताएं बताइए। तीसरा प्रश्न है भारतीय भाषाओं में राम पर लिखे साहित्य का विवरण दीजिए। उसके अथवा में पूछा गया शतरंज के खिलाड़ी कहानी के सारांश अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है उपसर्ग की परिभाषा देते हुए हिंदी में उपसर्गों के उदाहरण से समझाइए। इसके अथवा में पूछा गया तत्सम शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण से समझाइए। अगला प्रश्न पूछा गया हिंदी भाषा में विराम चिन्हों की आवश्यकता क्यों पड़ी, उदाहरण देकर समझाइए। उसके अथवा में पूछा गया अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। खंड स में पूछा गया दीर्घ उत्तरी प्रश्न। टोटल यहाँ पर 2 प्रश्न करने थे और प्रत्येक प्रश्न 18 अंक का था। पहला प्रश्न पूछा गया आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय एवं साहित्य योगदान बताइए। दूसरा प्रश्न पूछा गया प्रेमचंद के उपन्यास सम्राट को संज्ञा क्यों दी गई है, इस कथन की विवेचना कीजिए। अगला प्रश्न है प्रत्यय किसे कहते हैं, तत्सम और तद्भव शब्दों में प्रत्यय का प्रयोग किस प्रकार होता है, समझाइए। और अगला प्रश्न पूछा गया धर्म अद्वैत भाषा पर टिप्पणी लिखिए। विद्यार्थियों अब इस पेपर के सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं और इस पेपर को सॉल्यूशन को डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले हमेशा की तरह आपसे अनुरोध है कि वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपके क्लासमेट तक वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए जिससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है और हम आपके साथ इसी तरीके से बने रहें। विद्यार्थियों एक और खास बात, यदि आप भी आपके पेपर का सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप अपना पेपर हमें 77250 यानी 77 250 44 325 44325 व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से आप आपका पेपर हमें अवश्य सेंड कीजिए। उसका सॉल्यूशन बनाकर हम आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री बाय डी शर्मा पर अपलोड कर देंगे। विद्यार्थियों पहला बात हो रही है खंड अ में अति लघु उत्तरी प्रश्न है और पहला प्रश्न है भारतीय ज्ञान परंपरा में गुरु शिष्य परंपरा के महत्व को समझाइए। तो भारतीय ज्ञान परंपरा में गुरु शिष्य परंपरा केवल शिक्षा देने की एक पद्धति नहीं है बल्कि आध्यात्मिक और सांस्कृतिक जीवन धारा है। इसे विद्या के संरक्षण और हस्तांतरण का सबसे पवित्र माध्यम माना गया है। इस परंपरा के मुख्य महत्वों को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। सबसे पहली बात, ज्ञान का जीवंत हस्तांतरण। प्राचीन काल में लिपि के सीमित उपयोग के कारण वेदों और शास्त्रों का ज्ञान जैसे श्रुतियां ने सुनकर और स्मृति याद रखकर के माध्यम से सुरक्षित रखा जाता था। गुरु अपने शिष्यों को शुद्ध उच्चारण और अर्थ के साथ ज्ञान देते थे जिससे हजारों वर्षों तक ज्ञान बिना किसी मिलावट एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित होता रहता था। अगला पॉइंट है केवल सूचना नहीं बल्कि संस्कार है। आधुनिक शिक्षा अक्सर केवल सूचनाओं पर केंद्रित होती है जबकि गुरु शिष्य परंपरा शील और प्रज्ञा पर बल दिया गया था। शिष्य गुरु के साथ गुरुकुल में रहकर जीवन जीने की कला, अनुशासन और नैतिक मूल्यों को सीखते थे। अगला पॉइंट है अंधकार से प्रकाश की ओर। गुरु शब्द का अर्थ ही गु का अर्थ होता है अंधकार और रू का अर्थ होता है उसे रोकने वाला, अर्थात अज्ञान रूपी अंधकार से अंधी हुई आंखों को
जो ज्ञान रूपी अंजल अर्थात काजल की सिलाई से खोल दे वही क्या कहलाता है? गुरु कहलाता है। व्यक्तिगत मार्गदर्शन, गुरु अपने शिष्य की व्यक्तिगत क्षमता, रुचि और स्वभाव की पहचान, उसे विशिष्ट शिक्षा देते हैं। जैसे द्रोणाचार्य ने अर्जुन की एकाग्रता को देखकर उसे धनुर्विद्या में निपुण बनाया। यह पद्धति आज भी मास एजुकेशन के विपरीत छात्रों के विशिष्ट प्रतिभा को निखारने का कार्य करती है। अगला पॉइंट है अनुशासन और सेवा बल। शिष्य द्वारा गुरु की सेवा करना केवल एक कार्य नहीं बल्कि अहंकार को मिटाने की प्रक्रिया थी। जब शिष्य का अहंकार मिटता तभी वह उच्च ज्ञान ग्रहण करने का पात्र बनता। भारतीय परंपरा में कुछ महान गुरु शिष्य युग्म रहे, जैसे संदीपनी मुनि या संदीपनी ऋषि के शिष्य रहे भगवान श्री कृष्ण। द्रोणाचार्य के जो शिष्य रहे वो अर्जुन, और स्वामी रामकृष्ण परमहंस के शिष्य रहे हैं स्वामी विवेकानंद जी। इसी प्रकार चाणक्य के शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य रहे हैं। तो ये भारतीय ज्ञान परंपरा में हम 3 गुरुओं को अच्छे से मानते हैं, वो है ब्रह्मा, विष्णु और महेश। इसी तरीके से जितने भी गुरु हैं वो ब्रह्मा, विष्णु और महेश के तुल्य माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, कवि ने मातृभूमि कविता के प्रति किस प्रकार की कृतज्ञता व्यक्त की है, समझाइए। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित मातृभूमि कविता में कवि ने मातृभूमि के प्रति गहरी कृतज्ञता को श्रद्धा व्यक्त की है। उनके अनुसार यह भूमि केवल मिट्टी का टुकड़ा नहीं बल्कि साक्षात ईश्वर का रूप है। कवि की कृतज्ञता को हम निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। सबसे पहली बात, पालन पोषण के प्रति आभार। कवि कहते हैं कि मातृभूमि हमें अन्न, जल और वायु प्रदान कर हमारा पालन पोषण करती है। जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चों की हर जरूरत को ध्यान रखती है, वैसे यह भूमि हमें जीने के लिए सभी आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराती। इसमें हरियाली के फर्श और शीतल समीर के प्रति कवि अत्यंत अनुग्रहित हैं। ईश्वर के सगुण रूप, कवि ने मातृभूमि को भगवान का ही रूप माना है। उन्होंने उल्लेख किया है कि शेषनाग इस भूमि का सिंहासन है, सूर्य चंद्रमा इसके मुकुटे और समुद्र इसकी करधनी है। इस प्रकार भव्य कल्पना दिखाते हैं। कवि मातृभूमि को पूज्यनीय मानता है। देव आत्मा का संबंध, कवि स्वीकार करते हैं कि उनकी देह इसी मिट्टी से बनी है और अंत में इसी मिट्टी में मिल जाएगी। वे कहते हैं कि जिसकी रज में लौट लौट कर बड़े हुए हैं, घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए हैं। यही पंक्तियां दर्शाती है कि हमारे अस्तित्व का आधार ही यह मातृभूमि, जिसके प्रति हमें आजीवन ऋणी रहना चाहिए। सर्वस्व अर्पण करने की भावना, कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कवि कहते हैं कि इस मातृभूमि ने हमें सब कुछ दिया है, इसलिए इसके सम्मान की रक्षा के लिए यदि हम अपना तन मन धन भी न्यौछावर करना पड़े तो वह कम होगा। इस पुण्यमयी सुखमयी मानते हुए इसकी सेवा को ही परम धर्म मानना चाहिए। मुख्य उद्देश्य देखें इस कविता का, तो कविता के अंत में कवि का भाव है कि मातृभूमि और ईश्वर के में कोई अंतर नहीं। वे कहते हैं कि जिसकी अंतर्यामी सदैव सम्मत भाव की रक्षा करता है मातृभूमि सचमुच ईश्वर की मूर्ति है। यही भाव कवि की पराकाष्ठा वाली कृतज्ञता को प्रकट करता है। अगला प्रश्न बहुत बढ़िया सा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न लगा। जब मैंने इसका आंसर तैयार किया तो इस आंसर तैयार करने में मुझे मजा आ गया। इस प्रश्न का प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि रामकथा किन किन भाषाओं में लिखी गई, बताइए। रामकथा भारतीय संस्कृति का वह आधार स्तंभ है जो केवल संस्कृत तक सीमित नहीं है बल्कि भारत के लगभग हर क्षेत्रीय भाषा में, विदेशी और स्थानीय भाषाओं में रची गई। भगवान राम के जीवन की विभिन्न कवियों ने अपनी अपनी दृष्टि से लोक संस्कृति के अनुसार डाला है। प्रमुख भाषाओं में उनके रचित राम कथाओं का विवरण। प्राचीन और शास्त्रीय भाषाओं की बात करें तो संस्कृत सबसे प्राचीन और मूल राम कथा वाल्मीकि रामायण है। इसके अतिरिक्त संस्कृत में अध्यात्म रामायण, आनंद रामायण और अद्भुत रामायण भी प्रसिद्ध है। पाली और प्राकृत की बात करें तो बौद्ध परंपरा में दशरथ जातक और जैन परंपरा में विमल सूरीकृत पौमचरित प्राकृत अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रमुख भारतीय क्षेत्रीय भाषाएं, मध्यकाल में भक्ति आंदोलन के दौरान रामकथा जन जन की भाषा तक पहुंची। हिंदी में गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस अवधी भाषा में सबसे लोकप्रिय हुई। इसके अलावा केशवदास की रामचंद्रिका ब्रज भाषा में भी प्रमुख है। तमिल में कम्बन ऋषि द्वारा रचित कंब रामायण दक्षिण भारत में सर्वोपरि माना जाती। बंगाली में कृतिवास ओझा द्वारा रचित कृतिवासी रामायण, तेलुगु में रंगनाथ रामायण और भास्कर रामायण, कन्नड़ में कुमुदेन्दु रामायण और पंपा रामायण, मलयालम में इक्षुत छंद द्वारा रचित अध्यात्म रामायण और मराठी संत एकनाथ द्वारा रचित भावार्थ रामायण, उड़िया में बलराम दास कृत जगमोहन रामायण। विदेशी भाषाओं की बात करें तो इंडोनेशिया में यानी जावा के अंदर काकविन रामायण, थाईलैंड में राम केथेन, कंबोडिया में रीम केयर, लाओसा में फ्रालाम, तिब्बती में रामायणम और फारसी में मुगल काल में रामायण के कई फारसी अनुवाद हुए जिनमें मुल्ला अब्दुल
कदायनी बुदायनी के अनुवाद सबसे प्रसिद्ध रहे हैं। तो राम कथा की यह व्यापक सिद्धि करती है कि राम केवल एक धर्म का क्षेत्र नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता के आदर्श नायक है। अगला प्रश्न है, पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण से समझाइए। वे शब्द जिनका अर्थ एक समान होता है लेकिन उनके उच्चारण और वर्तनी अलग अलग होते पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। इनके समानार्थी शब्द भी कहे जाते हैं, जैसे सूर्य का रवि, भानु, दिनकर, भास्कर, आदित्य, चंद्रमा का चांद, मयंक, राकेश, शशि, हिमांशु, बादल का मेघ, जलद, वरिद, निरद, पयोदय, पानी का जल, नीर, वरी, अंबु, तोय, आंख का लोचन, नयन, नेत्र, चक्षु, त्रग, हाथ का कर, हस्त, पाणी, माता का माँ, जननी, अंबा, पशु। तो इस तरीके से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। अगला खंड ब में आते हैं हम लोग। लघु उत्तरी प्रश्नों में प्रत्येक प्रश्न 13 अंक का है और 4 प्रश्नों के उत्तर लिखना है और प्रत्येक प्रश्न के यहाँ पर और में प्रश्न दिया हुआ, अथवा में प्रश्न दिया हुआ है। पहला प्रश्न है, भारतीय ज्ञान परंपरा का वैश्विक महत्व बताइए। तो भारतीय ज्ञान परंपरा अर्थात जो ज्ञान वेदों, उपनिषदों, शास्त्रीय ग्रंथ, पांडुलिपियों या मौखिक संचार के रूप में हजारों वर्षों से चला आ रहा है, इसके अंतर्गत जीवन निर्वाह करने हेतु व्यावहारिक ज्ञान जैसे शिकार या कृषि, पारंपरिक चिकित्सा, आकाशीय ज्ञान यानी खगोल विज्ञान, शिल्प कौशल, जलवायु और क्षेत्र की पारंपरिक प्रौद्योगिकी के बारे में प्राप्त किए जाने वाला ज्ञान है। मौखिक परंपरा के अंतर्गत यह ज्ञान कहानियों, किंवदंतियों, लोक कथाओं, अनुष्ठानों, गीतों, पौराणिक कथाओं, दृश्य कला और वास्तुकला के रूप में प्रचलित है। भारतीय ज्ञान परंपरा केवल भारत की नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए एक अमूल्य धरोहर है। इसकी वैज्ञानिकता, आध्यात्मिकता और मानवतावादी दृष्टिकोण के कारण आज पूरी दुनिया इसकी ओर आकर्षित हो रही है। यदि कुछ पॉइंट्स की बात करें तो स्वास्थ्य और जीवन पद्धति, आज पूरा विश्व मानसिक तनाव और जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों से जूझ रहा है। ऐसे में योग और शारीरिक आयुर्वेद वैश्विक स्वास्थ्य के लिए वरदान साबित होता है। योग की बात करें तो शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक शांति वैश्विक माध्यम बन चुका है। आयुर्वेद की बात करें तो यह केवल चिकित्सा पद्धति नहीं बल्कि निवारक स्वास्थ्य देखभाल का विज्ञान जो प्रकृति संतुलन पर जोर देता है। पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास, भारतीय परंपरा में प्रकृति को भोग की वस्तु नहीं बल्कि माता माना गया है। वसुधैव कुटुंबकम की बात भी की गई। संपूर्ण पृथ्वी एक परिवार का विचार आज भी वैश्विक जलवायु संकट के समय सबसे बड़ा प्रासंगिक है। पेड़ पौधे, नदियां और पर्वत की पूजा का विचार वास्तव में पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण का एक रूप है, ये सब दुनिया ग्रीन लिविंग के नाम से जानती है। गणित और खगोल विज्ञान की बात करें तो प्राचीन भारतीय विद्वानों ने आधुनिक विज्ञान की नींव रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शून्य दशमलव प्रणाली भारत द्वारा दी गई इस खोज में बिना आधुनिक गणना और कंप्यूटर विज्ञान संभव नहीं। खगोल विज्ञान की बात करें तो आर्यभट्ट और भास्कराचार्य जैसे वैज्ञानिकों ने सदियों पहले पृथ्वी की परिधि और ग्रहों की गति की सटीक गणना की थी, जिसे आज नासा जैसे संस्थानों ने भी स्वीकार किया है। भाषा विज्ञान के संस्कृत की बात करें तो आधुनिक भाषा विज्ञान के विकास में पाणिनि के अष्टाध्याय का भी बड़ा योगदान है। संस्कृत व्याकरणकारी संरचना इतनी सटीक और तर्कसंगत थी कि इसमें कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और एआई के लिए सबसे उपयुक्त भाषा मानी गई। शांति, अहिंसा और सहिष्णुता की बात करें तो वैश्विक संघर्षों के बीच भारतीय दर्शन का अहिंसा, परमो धर्म और सर्वबंधु सुखिन का मंत्र शांति स्थापित का एकमात्र विकल्प प्रस्तुत करता है। बुद्ध और गांधी के विचार इसी परंपरा की देन है, जिन्होंने दुनिया भर के नागरिक अधिकारों और शांति आंदोलन को प्रेरित किया है। बात करते हैं इसके अथवा में प्रश्न, भारत वंदना कविता के प्रमुख भावों की विशेषताओं को बताइए। तो भारत वंदन कविता जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा लिखी कविता है, इसके क्या क्या भाव है उसकी तरफ चलते। भारत वंदना का प्रमुख भाव देश प्रेम और राष्ट्रीयता की बात करती है। उसके बाद सांस्कृतिक गौरव के गान की भी बात करती है। उसके बाद प्राकृतिक सौंदर्य की स्तुति की भी बात करती है। मुक्ति और चेतना के आह्वान की भी बात करती है। कविता की प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो प्रतीकात्मक और मानवीकरण का इसमें जोड़ दिया गया है। तत्सम प्रधान शब्दावली का वर्णन भी किया गया है। ओज गुण और वीर रस का भी सबसे भरपूर उपयोग हुआ है तो इस कविता में हुआ है। इसके अलावा आध्यात्मिक पुट की भी बात की गई है। भारतीय विजय विजय करे कहकर राष्ट्र की सर्वकालिक विजय की कामना इसके अंदर की गई है। अगला प्रश्न है, भारतीय भाषाओं में राम पर लिखे गए साहित्य का विवरण दीजिए। भारतीय भाषा में राम कथा केवल एक धार्मिक आख्यान नहीं बल्कि एक भारत की सांस्कृतिक एकता का सूत्र है। महर्षि वाल्मीकि के मूल रामायण से प्रेरणा लेकर विभिन्न क्षेत्रों में कवियों ने अपनी स्थानीय भाषा, मुहावरों और लोक संस्कृति के अनुसार राम कथा को पुनः सर्जित किया है। उत्तर भारत की बात करें तो हिंदी में गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस अवधि उत्तर भारत में सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ है। इसके अलावा केशव दास की रामचंद्रिका ब्रज भाषा अपनी साहित्यिक क्लिष्टता के लिए प्रसिद्ध है। पंजाबी की बात करें तो गुरु गोविंद सिंह द्वारा रचित रामावतार और आध्यात्मिक रामायण का पंजाबी अनुवाद इस क्षेत्र में प्रमुख है। मैथिली की बात करें तो कवि चंदा झा द्वारा रचित मैथिली भाषा रामायण प्रसिद्ध है। दक्षिण भारत की बात करें तो तमिल में कम्बन, अभी थोड़ी देर पहले ही बात हुई, कंब रामायण, तेलुगु में रंगनाथ रामायण, कन्नड़ में तोरवे रामायण, मलयालम में अध्यात्मक रामायणम और बंगाली में कृतिवास रामायण, उड़िया में जगमोहन रामायण, असमिया में सप्तखंड रामायण
और पश्चिमी भारतीय भाषाओं में भावार्थ रामायण, मराठी में, गुजराती में देखें तो गिरधर कृत रामायण ये प्रसिद्ध हैं। तो उत्तर भारत में रामचरितमानस, दक्षिण भारत में कंब रामायण, पूर्वी भारत में कृतिवास रामायण, पश्चिम भारत में भावार्थ रामायण, दक्षिण भारत में अध्यात्म रामायण और मध्य भारत में वाल्मीकि रामायण ये प्रसिद्ध रहे हैं। अगला प्रश्न है, शतरंज के खिलाड़ी कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। तो देखो, मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित शतरंज के खिलाड़ी एक कालियाजी कहानी है जो कि व्यक्तिगत व्यसन और राजनीतिक पतन के आपसी संबंध को दर्शाती है। कहानी वाजिद अली शाह के समय लखनऊ की पृष्ठभूमि पर आधारित है। कहानी का सारांश निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर समझ सकते हैं। पात्र और विलासिता का वातावरण। कहानी का मुख्य पात्र दो जागीरदार है, मिर्जा सज्जाद अली और मीर रोशन अली। ये दोनों मित्र संपन्न है और उनका सारा समय शतरंज खेलने में बीतता है। उस समय का लखनऊ विलासिता और आलस्य में डूबा हुआ, समाज में हर कोई किसी न किसी व्यसन में लगा हुआ है और देश की राजनीतिक परिस्थितियों से पूरी तरह बेखबर है। खेल के प्रति जुनून। मिर्जा और मीर शतरंज के प्रति इतना गहरा जुनून है कि अपने परिवार, अपने घर, अपने समाज और अपने देश और अपने प्रदेश की रक्षा तक नहीं करते। मिर्जा की बेगम जब बीमार रहती है तो उन्हें बुलाती है तो वे खेल छोड़कर नहीं जाते हैं। वो खेल में इतना मशगूल रहते हैं कि घर की जिम्मेदारियां उन्हें बोझ लगती। जब मिर्जा की बेगम हस्तक्षेप के कारण घर में खेलना मुश्किल हो जाता है तो वह शहर से दूर गोमती नदी के किनारे एक वीरान मस्जिद में जाकर शतरंज खेलने लग जाते हैं। देश का पतन और विडंबना। कहानी का सबसे मार्मिक और व्यंग्यात्मक पहलू तब आता है जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की सेना लखनऊ पर कब्जा करने पहुंच जाती। नवाब वजीद अली शाह को बंदी बना लिया जाता और लखनऊ की जनता में खलबली मच जाती, लेकिन इन दोनों जागीरदारों में इसकी कोई चिंता ना होती है। इसी तरह दुखद अंत की बात करें तो कहानी का दुखद अंत होता है कि वो जब दोनों आपस में शतरंज खेलते रहते हैं तो उनमें किसी बात को ठन जाती है और दोनों को एक दूसरे के तलवार मारकर दोनों का अंत कर देते हैं या दोनों को आपस में मार देते हैं। बात करते उपसर्ग की परिभाषा देते हुए हिंदी उपसर्गों को उदाहरण से ही समझाइए। वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के आरंभ यानी कि शुरुआत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता उत्पन्न करते उसे उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग का अपना स्वतंत्र अस्तित्व या अर्थ नहीं होता है, वे केवल शब्दों के साथ जुड़कर ही अर्थवान होते हैं। जैसे उपसर्ग का मूल अर्थ है नया शब्द जोड़ना, अधर्म, तो अ क्या है, उपसर्ग है। तो उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ विशेषता में परिवर्तन आ जाते हैं। वे मूल शब्द से पहले लगते हैं। जैसे हार के आगे प्र लगा दिया तो प्रहार हो जाएगा। हिंदी के प्रमुख रूप से हिंदी, तद्भव, संस्कृत, तत्सम और विदेशी उपसर्गों में प्रयुक्त होती है। जैसे अ उपसर्ग लग रहा है तो अ से क्या होगा, अछूता, अथाह, अटल, अज्ञान। अध लग गया तो अधपका, अधकचा, अधमरा, अधजला। अर लग गया तो अनमोल, अनबन, अनपढ़, अनदेखा। कु लग गया तो कुकर्म, कुपुत्र, कुसंगीति। सु लग गया तो सुडोल, सुजान हो जाएगा। भर लग गया तो भरपूर, भरपेक। नि लग गया तो निडर, निकम्मा। बिन लग गया तो बिन खाया, बिन ब्याह, बिन जाना आदि हो जाएगा। तत्सम शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण से समझाइए। अगला प्रश्न अथवा में दिया हुआ है। तत्सम शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, तत् प्लस सम, जिसका अर्थ होता है उसके समान या उसके शब्द संस्कृत भाषा के लिए प्रयुक्त होते हैं। अतः संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के मूल रूप से प्रयोग होते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। सरल शब्दों में हिंदी में ज्यों के त्यों उपयोग में किए जाने वाले संस्कृत शब्दों को तत्सम कहा जाता है। प्रकृति संबंधित की बात करें तो सूर्य, चंद्र, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, आकाश। शरीर संबंधी नेत्र, हस्त, नासिका, मूर्ख, कर्णदंत, अन्य कार्य, दुग्ध, द्रत, रत्री, प्रथम, विद्या और पुत्र। तत्सम और तद्भव में कुछ अंतर की बात करें तो जब ये तत्सम शब्द समय के साथ बोलचाल की भाषा में बदल जाते हैं तो उन्हें तद्भव कहा जाता है। जैसे हम कहें अग्नि आग बन गया, दुग्ध दूध बन गया, द्रत घी बन गया, मयूर मोर बन गया, कपूर कपूर बन गया, नासिक नाक बन गया और अश्रु आंसू बन गए। हिंदी भाषा में विराम चिन्ह की बात करें तो इस विराम चिन्हों का एक जो पूरा आंसर है, इससे पहले एक वीडियो हमने अपलोड किया हुआ है सागर विश्वविद्यालय का, यानी कि रानी अवंतीबाई विश्वविद्यालय सागर, वहां पर इस प्रश्न के आंसर को पूरा हमने डिटेल में समझा रखा है। पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, योजक चिन्ह, दोहरा उद्धरण, कोष्टक चिन्ह, लाचव चिन्ह, विवरण चिन्ह, विराम चिन्ह, ये वहां जाकर आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद प्रश्न आता है अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं। तो अनेकार्थी शब्द दो शब्दों के योग से बना होता है, अनेक प्लस अर्थी, एक से अधिक अर्थ वाले शब्द, उनको अनेकार्थी कहते हैं। जैसे कि कनक, कनक का अर्थ सोना भी होता है, धतुरा भी होता है, ठीक है। कर, कर का मतलब होता है हाथ भी होता है और टैक्स भी होता है। किरण भी होता है और करना भी होता है। अंबर, आकाश भी होता है और वस्त्र भी होता है। हरि, भगवान विष्णु भी है, बंदर भी है, सिंह भी है और सर्प भी है। उत्तर बोलते हैं तो उत्तर एक दिशा भी और उत्तर एक आंसर भी है, जवाब भी है। तो पर्यायवाची शब्द और अनेकार्थी शब्दों की बात करें तो पर्यायवाची शब्द अलग अलग शब्दों का एक ही अर्थ होता है, पानी, जल, नीर आदि। अनेकार्थी शब्द एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं। अंक के अर्थ गोश, संख्या, नाटक, अध्याय। अनेकार्थी शब्दों का महत्व की बात करें तो एक काव्य के सुंदर को बढ़ाते हैं, शब्द ज्ञान का विस्तार करते हैं और संक्षिप्तता की बात करते हैं। इसके बाद आ जाते हैं
खंड स की खंड स में कुल मिलाकर आपको 2 प्रश्न के उत्तर लिखना और प्रत्येक प्रश्न 18 अंक का है। ये पहला प्रश्न पूछा गया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय एवं साहित्यिक योगदान दीजिए। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात करें तो उनका जन्म 4 अक्टूबर 1884 में हुआ। जन्म स्थान आगोना गांव, बस्ती जिला, उत्तर प्रदेश में हुआ। इनके पिता पंडित चंद्रबली शुक्ल मिर्जापुर में कानूनगो थे। शिक्षा, इनकी प्रारंभिक शिक्षा उर्दू और अंग्रेजी में हुई। उन्होंने मिर्जापुर के मिशन स्कूल में फाइनल परीक्षा उत्तीर्ण की। वकालत पढ़ने के लिए इलाहाबाद गए, लेकिन रुचि न होने के कारण परीक्षा नहीं दे पाए। कार्यक्षेत्र, उन्होंने मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक के रूप में कार्य किया। बाद में नागरी प्रचरिका सभा यानी वाराणसी से जुड़े और हिंदी शब्द सागर के संपादन में सहयोग किया। अंत में वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी रहे। मृत्यु उनकी 2 फरवरी 1941 को हृदय गति रुकने से मृत्यु हो गई। साहित्य में योगदान की बात करें तो आचार्य शुक्ल को हिंदी साहित्य की वो दिशा दी, उनके कारण एक कालखंड यानी कि शुक्ल युग की स्थापना हुई। हिंदी साहित्य के इतिहास की बात करें तो हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में उन्होंने पहली बार कवियों और लेखकों के जीवन में केवल विवरण न मारकर उनके साहित्य और वैज्ञानिक विश्लेषण भी किया। श्रेष्ठ निबंधकार थे। सबसे बड़ी बात, शुक्ल जी के निबंधों का संग्रह चिंतामणि 2 भागों के नाम से प्रसिद्ध है। उन्होंने मनोवैज्ञानिक और विचारात्मक निबंध लिखे। निष्पक्ष आलोचना की बात करें तो उन्होंने हिंदी में तुलनात्मक और मनोवैज्ञानिक आलोचना की शुरुआत की। संपादन और अनुवाद भी किया। भाषा और शैली भी उनकी बहुत अच्छी रही है। प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट की संज्ञा क्यों दी जाती है? तो मुंशी प्रेमचंद को हिंदी साहित्य के उपन्यास सम्राट की उपाधि प्रसिद्ध बंगाल कथाकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने दी थी। यह केवल एक सम्मानजनक पदवी नहीं, बल्कि उनके द्वारा हिंदी उपन्यास के स्वरूप की दिशा को पूरी तरह बदल दिया गया है। प्रेमचंद के उपन्यास सम्राट होने के निम्नलिखित कारण है। उपन्यास को कल्पना से यथार्थता की ओर लाना। प्रेमचंद ने पहले हिंदी उपन्यास केवल तिलिस्मी यानी जादुई, एरी यानी जासूसी या केवल मनोरंजन के लिए लिखे जाते थे, जैसे चंद्रकांता। प्रेमचंद ने पहली बार उपन्यास को आम आदमी के जीवन से जुड़ा हुआ मानकर लिखा। सामान्य जन जीवन की बात करें तो उनका गोदान और गगन सबसे बढ़िया उपन्यासों में से एक माने जाते हैं। आदर्श मुख और यथार्थतावादी की बात करें तो उनके उपन्यास आदर्श रहते और यथार्थता के चित्रण को चरितार्थ करते हैं। विविध सामाजिक समस्याओं भी उन्होंने उठाई, जैसे सेवाद सदन में उन्होंने वेश्यावृत्ति की समस्या को उठाया। निर्मला में अनमेय विवाह और दहेज की प्रथा को उठाया। प्रेमाश्रम और रंगभूमि में किसानों के शोषण, औद्योगिक समस्याओं को उठाया। गबन में मध्यम वर्गीय में दिखाए गए प्रवृत्तियों गहन चित्ता को उठाया। और कर्म भूमि में उन्होंने अछूत द्वारा और स्वाधीनता आंदोलन के बारे में उठाया। तो उन्होंने सभी जगह चरित्र चित्रण का अच्छा सा समावेश किया। प्रत्यय किसे कहते हैं? तस्म और तद्भव शब्दों में प्रत्यय का प्रयोग किस प्रकार होता है? तो वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के अंत में अर्थात पीछे जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते या विशेषता लाकर नवी शब्द बना लेते हैं, उसे प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय का अपना कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है और नहीं इनका कोई प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया जाता है। यदि हम बात करें तो मूल शब्द प्लस प्रत्यय अर्थात नया शब्द समाज प्लस एक प्रत्यय यहाँ पर तो सामाजिक हो जाएगा। तत्सम शब्दों में प्रत्यय का प्रयोग देखें तो तत्सम प्रत्यय वे होते हैं जो संस्कृत से सीधे हिंदी में आए। इनका प्रयोग प्रायः तत्सम शब्द संस्कृत निष्ठ शब्दों के साथ होता है। जैसे लघु में ता जोड़ दिया तो लघुता हो गया, वीर में ता जोड़ दिया वीरता हो गया और सत्य में ता जोड़ दिया सत्यता हो गया। त्व प्रत्यय तो कवि में त्व जोड़ दिया तो कवित्व हो गया, गुरु में त्व जोड़ दिया तो गुरुत्व हो गया, प्रभु में त्व जोड़ दिया तो प्रभुत्व हो गया। इति प्रत्यय तो इत में हर्ष में इत जोड़ दिया हर्षित हो गया, कुसुम में इत जोड़ दिया कुसुमित हो जाएगा। तो इस तरह प्रत्यय के उदाहरण होते हैं। तद्भव शब्दों में प्रत्यय का प्रयोग तद्भव प्रत्यय में जो संस्कृत के प्रत्ययों को घिसे हुए या बदले हुए रूप में इनका प्रयोग प्रायः हिंदी के मूल या तद्भव शब्दों के साथ किया जाता है। जैसे आपा प्रत्यय तो बूढ़ा प्लस आपा बुढ़ापा हो जाएगा, मोटा प्लस आपा मोटापा। आई प्रत्यय लंबा प्लस आई लंबाई हो जाएगा, चतुर प्लस आई चतुराई हो जाएगा। आहड़ प्रत्यय तो कड़वा प्लस आहट, घबरा प्लस आहट घबराहट कड़वाहट, इस तरीके से बन जाएंगे। अब टिप्पणी लिखिए, धर्म अद्वैत और भाषा पर टिप्पणी लिखिए। तो धर्म की बात करें तो धर्म भारतीय ज्ञान परंपरा में धर्म शब्द अत्यंत व्यापक और गहन है। यह अंग्रेजी के रिलीजन शब्द से बना है। धर्म धर धातु से बना है जिसका अर्थ होता है धारण करना, अर्थात वह तत्व जो समाज में व्यक्ति के द्वारा धारण किया जाता है उसे हम लोग धर्म कहते हैं। अद्वैत क्या है? अद्वैत भारतीय दर्शन की वेदांत की वह धारा जो आत्मा और परमात्मा को एक होने के लिए प्रतिपादित करती है। अद्वैत का अर्थ दो नहीं, आदि गुरु शंकराचार्य एक दर्शन के मुख्य प्रणेता रहे। अद्वैतवाद की अहम ब्रह्मम सत्यम जगत मिथ्याम जीवो ब्रह्मेत्व नापर, अतः ब्रह्म सत्यो जगत मिथ्या और जीव ब्रह्म से अलग नहीं है। आगे बात करें भाषा। भाषा क्या है? अभिव्यक्ति का माध्यम क्या है? भाषा है। तो विद्यार्थियों ये हम देख रहे थे वीडियो आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री बाय डी शर्मा पर, और मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपके साथ बना हुआ था आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आई होप वीडियो लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपके क्लासमेट तक वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, जिससे हमें एक मोटिवेशन मिलता रहे और इसी तरीके से हमेशा हम आपके साथ बने रहें। तो विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपसे विदा लेता हूँ। नए वीडियो के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी।
तब तक जय हिंद जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य